पहली बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान के बाद कांग्रेस में घमासान जारी है। कांग्रेस नेता धीरज साहू ने रामेश्वर उरांव के उस बयान पर नाराजगी जाहिर की जिसमें कांग्रेस विधायकों के बीजेपी के साथ संपर्क की बात कही गई। उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को उन विधायकों के नाम बताने चाहिए जिनके बारे में उन्होंने बीजेपी के साथ संपर्क की बात कही। हालांकि इरफान अंसारी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष ने इसका खुलासा करने का भरोसा दिलाया है। इधर कांग्रेस नेता के त्रिपाठी ने दावा किया है कि बीजेपी के ही कई विधायक उनके संपर्क में हैं। पता है हमारा कोई विधायक नहीं टूट रहा है और आज के दिन में कल क्या होगा नहीं होगा वो हमसे जहाँ उनसे बात हुआ था तो वो बोले किसी ने सूचना दिया उनको कि 4 विधायक हमारे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन ये अफवाह है, इस पर कोई दम नहीं है। मैं अध्यक्ष जी से इस मामले में बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी बाहर गया था, मैं कल ही लौटा हुआ जाके। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होने जा रहा है। 4 नाम कौन से वो नाम है? अच्छा, ऐसे में सभी संदेह के घेरे में सभी विधायकों के मन में शंका पैदा हो गया है और कहीं ना कहीं हमको लगता है ऐसे इनके बयान से जो खरीद फरोख्त जो नहीं भी हो रहा था अब वो ड्रॉ डालेगा। तो मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी हमारे सम्मानित हैं, काफी सीनियर हैं और हम लोगों को एक बार विश्वास में लेकर इस मामला को खत्म करना चाहिए। पार्टी के सभी विधायकों में थोड़ा सा आक्रोश हो गया है बयान से, तो अध्यक्ष जी को क्लियर करना चाहिए था कौन नाम है कौन नाम नहीं है। मेरी बात हो गई अध्यक्ष जी से मुझे अध्यक्ष जी ने मुझे श्योर क्या है कि समय आने पर नामों का खुलासा वो करेंगे। सहयोगियों से बात हो रही है, उसमें ये सूचना मिला है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनको उनके क्षेत्रों में लोकप्रियता की भारी गिरावट हो रही है और बीजेपी के विधायक इस सरकार को समर्थन देना चाहते हैं। कुछ विधायक ऐसी सूचना हम लोगों को बातचीत में अपने सहयोगियों से कुछ लोगों से पता चल रहा है। और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। संजय, कौन किसके संपर्क में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन सबकी जुबान से एक बात सामने आ रही है कि उन्हें उनके सूत्रों से पता चला है कि कुछ ऐसी बात है। सच्चाई क्या है? विवेक, सबसे बड़ी अचरज की बात है कि जिस बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लग रहा है वहां खामोशी है और मुखरता उठ रही है तो कांग्रेस के भीतर ही। हमारे साथ सीधे राजेश ठाकुर जी हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, हम उनसे बात करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले रामेश्वर उरांव जी का जो बयान आया कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, कांग्रेस की ओर से मुखरता बार बार उठ रही है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है और प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं है, सरकार के वित्त मंत्री हैं, उनके पास निश्चित तौर पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है और उस पर कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और सही मायने में देखा जाए तो इस पर कोई भी बयान देने के लिए आदरणीय रामेश्वर उरांव के बाद आदरणीय आलमगीर आलम साहब ही उस बात पर टिप्पणी कर सकते हैं, चूंकि वो विधायक दल के नेता हैं। ये सही है कि सब लोगों की अपनी अपनी, कांग्रेस में लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बातें कहने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्षों में जहां भी हमारी सरकारें बनी हैं उसमें लगातार उनका प्रयास ये रहता है अस्थिर करने का जनता द्वारा चुनी गई सरकार को, और उस नाते वो यहाँ भी कुछ ना कुछ अपना जब से सरकार बनी है तब से करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के सारे विधायक, कांग्रेस का संगठन, गठबंधन सरकार, सब लोग एकजुट हैं, इसलिए कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। सच जी, एक तरफ तो इरफान ठाकुर जी, इरफान अंसारी जी हैं, वो साफ कर रहे हैं कि चुनौती दे दी है उन्होंने और कहा है कि रामेश्वर उरांव जी 4 विधायकों के नाम बताएं। दूसरी तरफ के त्रिपाठी से कहना है कि कुछ बीजेपी की विधायक उनके संपर्क में। सच्चाई क्या है? देखिए, कौन क्या कह रहा है इस पर तो अधिकृत रूप से, चूंकि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं और इरफान अंसारी जी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से इस बात पर अधिकृत रूप से अगर कोई बयान दे सकता है तो आदरणीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी दे सकते हैं कि किस परिस्थिति में ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि सभी बातों को सभी लोगों को बताना आवश्यक नहीं होता है। समय आने पर आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है खुलासा किया जाएगा तो खुलासा किया जाएगा। क्या नए विधायकों पर शक है, क्योंकि पुराने तो माहिर हैं, क्या नए पर शक है क्या? नहीं, किसी पे कोई शक नहीं है। जिन विधायकों ने अपनी बात को बताने का प्रदेश अध्यक्ष जी को काम किया है, उन विधायकों की भी गोपनीयता बरती जानी चाहिए।
ये जरूरी नहीं कि अगर उनसे किसी ने अपनी बात कही है तो वो अध्यक्ष जी जानेंगे और वो विधायक जी जानते हैं, इसमें किसी को कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हम समझते हैं कोई चूंकि मीडिया भी लगातार सवाल पूछते रहती है, तो ऐसे में कई लोग कई तरह की बातें अपनी रखते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम समझते हैं कि पार्टी एकजुट है। और देखिए, जो घबराहट है वो भारतीय जनता पार्टी में है, तभी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के जो तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उनको दिल्ली बुलाया गया है। अब वो किस मसले पे, अपने विधायकों को बचाने के लिए बुलाया गया है, दूसरे दलों को विधायकों को तोड़ने के लिए बुलाया गया है, ये तो वहां पर अमित शाह जी से मिल रहे हैं। अमित शाह जी स्पष्ट करेंगे या बाबूलाल मरांडी जी करेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय बातचीत के लिए और चर्चा के लिए। हालांकि बातें जो हैं अभी हवाओं में हैं और हवाओं से लेकर धरातल तक की दूरी अभी काफी लगती है, तो इससे अभी जरा मंथन होने दिया जाए। विभिन्न राजनीतिक दलों में जो मंथन चल रहा है और जो निष्कर्ष आएगा वो हम सामने जरूर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और चलिए, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर सीएम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा। बाबूलाल मरांडी के बारे में पूछे जाने पर हेमंत सोरेन ने कहा है कि दिल्ली से लौटने पर उन्हें भी 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। जो भी लोग बाहर से आएगा, किसी भी रास्ते से आएंगे, तो उनको क्वारंटाइन में रहना होगा। उसके बाद ही आगे की गतिविधियां होंगी, चाहे हवाई जहाज से आए, सड़क से आए या किसी और भी माध्यम से आए। हालांकि अभी ये धीरे धीरे बंद हो रही हैं और अब इस विषय पर हम लोगों ने इस बार आज ये निर्णय लिया है कि अब क्वारंटाइन में लोगों को रहना होगा जो भी बाहर से आएंगे। बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली गए हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, लौटेंगे तो उन्हें भी रहना पड़ेगा। अब बिल्कुल अब ये निर्णय लिया जा चुका है। और इधर ईमेल से धमकी मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वे जनता की सेवा में लगे हुए हैं और किसी की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि राजस्थान की तरह झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। कि कुछ लोग मेरे जान के पीछे पड़े हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग ऐसे सोच रखने वाले लोग भी हैं इस धरती पर। हम अपना काम करेंगे और शायद हमारे कामों से अगर जिनको तकलीफ है उनकी ये सोच हो सकती है, लेकिन हम लोग अपने कदमों को नहीं रोकते हैं। हम लोग के कदम निरंतर चलते रहेंगे, बिना रुके बिना थके। और इससे पहले झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान मरांडी ने राज्य में बढ़ती उग्रवादी और आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही अपराधी और सफेदपोश गठजोड़ से झारखंड में कानून व्यवस्था की हालत के बारे में भी बताया। राज्य के कई अन्य मुद्दों पर भी गृह मंत्री ने चर्चा की है। गृह मंत्री शाह ने इन मामलों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। तो दिल्ली में बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर जेएमएम ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल ने कोरोना संक्रमण के काल में राज्य सरकार के विरुद्ध चर्चा की और बेवजह आरोप लगाए। मनोज पांडे ने कहा कि अच्छा होता अगर बाबूलाल विकास की बात करते। जी की सरकार बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है इस संकट की घड़ी में, कोविड के समय, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नकारात्मक बातें करने के आदी हो चुके हैं। सरकार को सहयोग नाम की चीज विपक्ष से जो मिलनी चाहिए, सकारात्मक सहयोग, वो भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ नकारात्मक बातें। और इस संकट की घड़ी में भी राजनीति इन लोगों को सूझता है, बड़े अफसोस की बात है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती नहीं दिख रही। कल राज्य में 291 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 5000 के पार हो गई और झारखंड में अब कोरोना के कुल 5096 मरीज हैं। कल सबसे अधिक रांची से 60 मरीज जबकि चतरा से 57 पॉजिटिव मिले हैं। गुरुवार को 4 मरीजों की मौत के बाद कल भी राज्य में 4 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और इसके बाद कोरोना से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार के दिन भी पूरे राज्य में 291 कोरोना के नए पॉजिटिव केस मिले हैं और इसके साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 5096 हो गई है। अगर एक्टिव केस की बात करें तो सूबे में 2473 एक्टिव केस है, यानी वैसे मरीज जिनमें अभी कोरोना का संक्रमण बना हुआ है और अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या 2473 है। कल 64 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं और इस तरह से राज्य में ठीक होने वाले की संख्या 2577 है, जबकि कल अलग अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान 4 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है और इस तरह से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 46 हो गई है। अगर बात करें राज्य में ग्रोथ रेट की तो राज्य में काफ़ी तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। अगर डबलिंग रेट की बात करें तो राष्ट्रीय आंकड़ा 20-21 दिनों का है, जबकि झारखंड में 15 दिनों में ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या दुगनी हो रही है। अगर यह रफ्तार रहा तो विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले 15 दिनों में जो राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 10,000 से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में सजग रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में पिछले 5 दिन में कोरोना की रफ्तार क्या है, इस पर अब नजर डालते हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो 13 जुलाई को कुल 204 कोरोना केस मिले। 14 जुलाई को यह आंकड़ा बढ़ गया, 268 तक पहुंच गया। 15 जुलाई को 316 नए पॉजिटिव केस आए। 16 जुलाई को यह आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, 207 पर। 17 जुलाई को 291 ये मामला चला गया, कोरोना के सामने आया और ऐसे में पिछले 5 दिनों में 1286 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, यानी कि राज्य के 5000 मरीजों में से 1/4 से अधिक पिछले 5 दिनों में ही मिले हैं। तो झारखंड में जिस रफ्तार से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, उस रफ्तार से कोरोना सैंपल्स की जांच नहीं हो रही। अब तक 12,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच पेंडिंग है और ऐसे में संदिग्ध कोरोना मरीज अपने रिपोर्ट के लिए भटक रहे हैं। 12 जुलाई को एक सहयोगी के पॉजिटिव आने के बाद जीपीओ कर्मियों ने सैंपल दिया था, लेकिन अब तक उनकी रिपोर्ट पेंडिंग है। हालांकि सिविल सर्जन ने जल्दी सभी की जांच रिपोर्ट मोबाइल पर भेजने का आश्वासन दिया है। तो पता चला कि आपका नहीं है, तो बोले कि सीएस का ऑफिस में जाइए। हाँ, समझे ना। तो फिर यहाँ पे आए, उसके बाद देख रहे हैं कि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। 11 तारीख को। नहीं, देखिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक मोबाइल नंबर भी है, वो हमको एग्जैक्ट याद नहीं पता है, उस नंबर पे वो पूछ करके पता कर सकते हैं। नहीं, लेट देखिए, लेट के सवाल है कि नंबर्स काफ़ी संख्या में अब टेस्ट हो रहे हैं और हम लोगों का टेस्ट काफ़ी अच्छे ढंग से हो रहा है, तो थोड़ा बहुत देर सवेर होता ही है, ऐसा कोई खास बात नहीं है कि काफ़ी दिन हो रहा है। और खबर है रांची से, जहां डीटीयू कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मेकॉन के रिटायर्ड जीएम की अचानक मौत हो गई। रिटायर्ड जीएम का नाम जयपाल सिंह बताया जा रहा, जो अपने बेटे के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए डीटीयू कार्यालय पहुंचे थे और काफी देर खड़े होने के बाद वे अचानक बेहोश हो गए। कोरोना जांच के लिए स्वाब सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो अपने लड़के का ये लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए आए थे, वहीं उनको चक्कर लग गया, उनको चक्कर आ गया, वहीं पर गिर गए। वहीं से किसी ने यहाँ सीएमओ साहब को फ़ोन किया गाड़ी के लिए, तो गाड़ी यहाँ से गया लेके आया। जयपाल सिंह। हाँ, जयपाल सिंह। और ये आपका मैकॉन ऑफिस में जीएम थे और ये रिटायर कर गए थे, तो अभी यहाँ हटिया सिंह मोड़ है ना, वहाँ पे अपने फ्लैट पे रहते थे। और ये मतलब इनका एक बेटा है और एक बेटी है। जो बेटा है वो पहले रांची में पोस्टेड थे, अभी गढ़वा में बैंक मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर। झारखंड के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है और ताजा मामला लातेहार के जुबली चौक का है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और सील कर दिया गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने। हर जिले में कोरोना वायरस अपना पांव पसारते जा रही है और लातेहार जिले का जो बीच का बाजार है, वो जुबली चौक नामक बाजार है, वहाँ पर भी एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है। उसके बाद से इस चौक को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। और वहीं बताते चले कि इस सड़क के सील होने से 3 प्रखंड और सैकड़ों गांव हैं जो जाने का रास्ता बाधित हो गया है। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि ये शहर का मुख्य चौक है, बीच बाजार है, जहाँ पे एक कोरोना पेशेंट मिलने के बाद उसको सील करके कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन यह हर संभव आश्वासन दे रही है कि
कंटेनमेंट जोन के अंदर रहने वाले लोगों को हर संभव जो उनकी ज़रूरत की सामग्री है उन तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। तो कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए गुमला में खास पहल की जा रही है। पुलिस लाइन में नियमित रूप से योगा कराया जा रहा है। बाहर से आए योग गुरु के निर्देश में जवानों को फिट और तनाव मुक्त रखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस विभाग की तरफ से शुरू किए गए योग सेशन का जवानों ने स्वागत किया है। इस चीज के करने से शरीर मन आत्मा जब बलवती होती है तो आदमी अच्छे काम करता है, और जो दूसरे लोग हैं आशा से बिल्कुल दूर हो गए, हताशा आ गया है, जीवन में निराशा आ गई है, सुसाइडल टेंडेंसी आ गई है, बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, तो उनको इस आसन करने से, कौशिकी तांडव करने से, यह जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ यह पूरे विश्व में 170 देशों में यह काम करवा रहा है। तो इससे पूरा सर्वात्मक कल्याण होता है, सर्वात्मक फायदा होता है हर तरह से। जैसे हमने कहा कि भौतिक स्तर पर है तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, निरोग रहेंगे, तो फायदा ही फायदा है। पहले डायबिटिक पेशेंट थे, हृदय रोग से ग्रसित थे, कई तरह के बीमारियां उनको जो ग्रसित होती थी, लेकिन जब हम लोग एक सप्ताह से कर रहे थे अपने आप एक बदलाव महसूस कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसी चीज़ करना बहुत लाजमी था, बहुत ज़रूरी था, लेकिन हम लोग समय कमी की वजह से कर नहीं पा रहे थे। लेकिन इन दोनों के आने की वजह से हम लोग एक सप्ताह हम लोग के बीच में रहे, तो उन्होंने बताया कि सही इसका क्या महत्व है। और घाटशिला के गालूटी चंद्ररेखा गांव और स्वासपुर के गांव के बीच स्वर्णरेखा नदी पर बनेगा रेलवे पुल। रेल के आवागमन के लिए पुल बना है, फिर भी ग्रामीण इसे पार कर एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। हालांकि इस दौरान उनकी जान हमेशा जोखिम में रहती है। घाटशिला के गालोडीह स्वर्णरेखा नदी पर बना रेलवे पुल, जो चंद्ररेखा गांव और स्वासपुर गांव के बीच की 10 किलोमीटर की दूरी को चंद कदमों में समेट देती है, लेकिन ये शॉर्टकट मौत की धुरी भी बनाती है। ये रेलवे पुल सिर्फ ट्रेन के लिए ही बनाई गई है। 350 मीटर लंबे इस पुल में 2 जगह छोटी सी जगह है, जो रेलवे कर्मचारी के काम के दौरान ट्रेन के आने पर उस जगह पर खड़े होकर अपनी जान बचाने के लिए बना है। लेकिन इसी पर खतरा मोल लेकर ग्रामीण भी आना जाना करते हैं और इसके खतरे को स्वीकारते भी हैं। आना पड़ता है, जान जोखिम में आना जाना पड़ता है, और नहीं तो घूम के हमको आना पड़ता है, 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। इसीलिए हम लोग आता है जान जोखिम लेके इधर से पैदल आते हैं। डर नहीं लगता है? डर क्या, एक दिन मरना ही है सबको। जिस पुल पर पैदल जाना खतरनाक है, उस पुल पर से लोग साइकिल और मोटरसाइकिल से भी आते जाते हैं। ऐसे में अगर ट्रेन आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। इस पुल पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, बावजूद इसके लोगों की आवाजाही जारी है। ये तो इंसान के लिए अप एंड डाउन वाला पुलिया है नहीं, तो गालोडी होके जाते हैं लोग, उधर से वो लोगों का टाइम भी लेट पहुंचे, इधर से पार होने से जल्दी वो लोग पहुंच पाते हैं। गालूडी जो गांव है, मैक्सिमम लोग इसी से तो साइकिल लेके आना जाना रहता है, मोटरसाइकिल से भी आना जाना करता है, मोटरसाइकिल भी चला लेता है। ट्रेन आने से भी क्या होता है? ट्रेन आने से वो साइड में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो वही तो रिक्स है। ये तो आप देखे अभी तो ट्रेन गया ना, एक ये बहुत ही रिक्सी चीज़ है। मगर आदमी चलता है, ये तो प्रोहिबिटेड एरिया है, या तो चलना नहीं चाहिए, मगर चलता है आदमी। कौन पहाड़ा में तो कोई नहीं रह सकता ना यहाँ पर। स्थानीय लोगों की माने तो अब तक दर्जनों लोगों की मौत इस पुल से गिरकर हो चुकी है। इसके बावजूद भी लोगों का जान जोखिम में डालकर रेलवे पुल पर आना जाना जारी है। जरूरत इस बात की है कि लोग खुद जागरूक हों, या फिर रेलवे विभाग यहाँ रेल फाटक की व्यवस्था कर इस मौत के पुल पर पाबंदी लगाए। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।